हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने यहाँ तक अभी जेनेटिक्स के कुछ पार्ट्स कवर किए थे, जैसे कि मेंडल के पहले के कुछ नियम देखे थे, जैसे जो लोग पहले सोचा करते थे, मेंडल के पहले क्या सोचा करते थे वो भी बात डिस्कस करी थी। देन हमने देखा था मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट रहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी देखा, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब सारी बातें हमने करी थी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी देखा, ये सब हम पढ़ चुके थे। याद करो जब हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया था कैसे पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स को, उसी में थर्ड पार्ट क्या रहा करता था, पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मतलब कि मेंडल के बाद लोगों का सोचने का क्या तरीका था और मेंडल के नियम को कैसे लोगों ने ये चीज़ भी कहा कि आपके नियम हर जगह वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, जब आप और भी वेरिएशंस देखते हो तो वहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो बात करी थी कि F1 जनरेशन जो आया करता था वहाँ पर कोई डोमिनेंट पेरेंट हमेशा अपने आप को शो किया करता था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये बात बिल्कुल करेक्ट नहीं थी। अगर आप और भी जगह देखो, पी प्लांट के लिए तो सही हो जा रही थी जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा करते हैं, जो कि पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में आता है। तो यहाँ पर हम देखा करते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अभी हम देखेंगे कि जब डोमिनेंट को किसी रेसेसिव ट्रेट से मिक्स किया जाता है तो डोमिनेंट के बजाय कुछ और ही निकल कर आता था। ना तो वो डोमिनेंट होता था, ना तो वो रेसेसिव होता था, वो इन दोनों के बीच का कोई चीज़ रहा करता था। वो हम देखेंगे, ठीक है। आज यही बात हमने करने वाले हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि ज़रूरी नहीं है उन दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट शो हो। ऐसा भी हो जाता था कि दो के दोनों एलील डोमिनेंट शो करते हैं, जिसको को डोमिनेंस का भी रूप दोगे आप। ये हम एक एक करके देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कह लो, या फिर आप इसी को जीन इंटरेक्शन का नाम दे सकते हो। इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है कोई भी बातचीत या फिर आप कह लो किसी तरह का इनमें इंटरेक्ट करना, जो अलग अलग हो सकता है। हम एक एक करके समझेंगे। इंटरेक्शन में जीन इंटरेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसको दो पार्ट में बताना चाहूँगा। कौन से दो पार्ट में? एक मैं बताऊँगा इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, इंट्राजीनिक इंटरेक्शन। दूसरा मैं बताऊंगा इंटरजीनिक इंटरेक्शन। क्या होता है इंटरजीनिक इंटरेक्शन, क्या होता है इनका मतलब, ध्यान से देखना। इसका नाम ही कुछ बता रहा है। इंट्राजीनिक मतलब विद इन जीन। अच्छा, जीन और एलील की बातें तो पता होगी ना आपको। अगर मैं बोलूं कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। जीन क्या हुआ करता था, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। जैसे कि मैं बात करूं हाइट क्या है, हाइट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है। और अगर मैं बात करूं एलील्स क्या होते हैं, तो इसी हाइट के, इसी कैरेक्टर के और भी रूप हो सकते हैं। हाइट हो सकता है लंबी हो, हाइट हो सकता है छोटी हो। ये जो अलग अलग रूप हैं इसी के, इसी हाइट के जो रूप हैं अलग अलग, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एलील्स बोल रहा हूँ। मतलब कैरेक्टर के कोई भी दो फॉर्म हो सकते हैं, तीन फॉर्म हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मतलब कि एक जीन के दो एलील तो होते ही होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ आँखों के कलर, ठीक है, आँख का कलर बोलूँ तो वो क्या है, कैरेक्टर है, मतलब कोई पर्टिकुलर जीन उसको एक्सप्रेस कर रहा होगा। ब्लैक आई, ब्राउन आई, ब्लू आई, ये सब क्या है, ये सब इसके एलील्स हैं। तो ये ध्यान रखना, जीन और एलील का हमें पता है। मतलब कि मैं बोलूँ आई कलर क्या है, ये एक परिवार है, और काली आँख, ब्राउन आँख और ब्लू कलर की आँख, ये तीनों क्या है, उस परिवार के मेंबर हैं। तो ऐसे समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक परिवार मैंने ये बनाया जिसके दो मेंबर हैं, मतलब कि एक जीन के दो एलील्स हैं, ठीक है। और मैंने बनाया कोई दूसरा परिवार जिसके दो मेंबर हैं। अब मैं इसमें आपस में आपको इंटरेक्शन कैसे बताना चाह रहा हूँ। एक मैं बोल रहा हूँ इंट्राजीनिक, मतलब किसी एक जीन के अंदर इंटरेक्शन। मतलब कि आप ये कह सकते हो एक जीन के इंटरेक्शन का मतलब होता है कि दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन है ना। मतलब मैं इसको ये तो बोल सकता हूँ ना, इंटर एलीलिक इंटरेक्शन, इंटर एलीलिक इंटरेक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है। एक इंटरेक्शन आप ये पढ़ोगे। एक होता है इंटरजीनिक, मतलब ऐसा लगता है दो जीन्स के बीच में, है ना। तो ये भी वही बात है
कि जब आप दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन पढ़ो, जिसको आप ये बोल सकते हो कि ये जीन का और ये जीन का जो भी इंटरेक्शन है, मतलब कि इनके एलील्स अलग अलग है, मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉन एलीलिक इंटरेक्शन भी यहाँ पर नाम दे सकता हूँ, नॉन एलीलिक। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। इंट्रा मतलब होता है विद इन, इंटर मतलब होता है इन बिटवीन द टू। ठीक है, अब देखो इसमें मैं बता रहा हूँ क्या, पहली चीज इंट्राजीनिक में क्या है इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एलील्स ऑफ अ वन जीन, है ना, इंटरेक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ अ जीन, टू एलील्स ऑफ अ जीन। ठीक है, याद करो एक जीन के अंदर इंटरेक्शन पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है मेंडल जब बताया करते थे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन बताया करते थे, ऐसा समझो उस कहानी में क्या हम देखा करते थे, जो F1 रेशियो आया करता था वो 3:1 आता था। तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो आना चाहिए था 3:1 का, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट हम कुछ और पढ़ेंगे जहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो F1 जनरेशन में 3:1 का नहीं आया करेगा, मतलब कि 3 डोमिनेंट 1 रेसेसिव नहीं आया करेगा, कुछ और आएगा वो हम देखेंगे। और दूसरी बात, इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हो, यहाँ पर आप पढ़ोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर फिर आप दूसरा पढ़ोगे कोडोमिनेंस, यहाँ पर एक आप पढ़ोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ोगे, कोडोमिनेंस पढ़ोगे, और एक आप पढ़ोगे एलील्स का ही, जिसको आप मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हो, मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब वही होता है किसी भी एक जीन के दो से ज़्यादा क्या हो एलील हो, उसी को हम क्या बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ये जब मैं कोडोमिनेंस बता रहा हूँ ब्लड ग्रुप वाले में, वहीं पर बताऊंगा कि ब्लड का जो ग्रुप होता है उसका एक जो जीन होता है आई जीन, वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आने वाला है। अगर ए टाइप की शुगर बनी तो ब्लड ग्रुप ए आया करेगा, बी बनी तो ब्लड ग्रुप बी आया करेगा, कोई शुगर नहीं बनी तो ऐसा लगता है कि ब्लड ग्रुप ओ आया करेगा। तो ऐसा वहाँ पर समझ आता है कि उसके मल्टीपल एलील्स हुआ करते थे ब्लड ग्रुप के लिए, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर खाली ये जान लो कि ये 3 कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पढ़ेंगे, इंट्राजीनिक मतलब भी किसी की एक जीन के अंदर। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ऐसा लगता है इंटरजीनिक मतलब 2 जीन्स के बीच में। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन, 2 डिफरेंट जीन्स के बीच में, है ना। और याद करो डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की अगर मैं बात करूं, जैसा मेंडल बताया करते थे, वहां पर F1 का फिनोटिपिक रेशियो क्या आया करता था, वहां पर तो F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 का आया करता था, लेकिन यहाँ पर वो रेशियो बदल जाया करेगा, वो हम आगे बात करेंगे क्या हुआ करेगा। यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आगे चल के पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, ये वाला एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ये में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इन तीनों की। ठीक है, ये चाहो तो नोट डाउन कर लो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में एक बार बताता हूँ, हो गया होगा। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कहानी से हम लेकर चलते हैं। ऐसा समझो लेक्चर हमने जस्ट अभी शुरू किया है,
ठीक, अभी तो थोड़ा हम बेस बना रहे थे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या समझनी है। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका नाम ही कुछ कुछ बता रहा है। इनकम्प्लीट मतलब कि अधूरा डोमिनेंस, कहने का मतलब है कि दोनों ही कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाए होंगे, है ना, यही तो हुआ होगा, वो हम देखते हैं अभी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो पी प्लांट पर नहीं किए गए थे। पी प्लांट पे तो मेंडल ने कर रखा था और वहाँ पर एक ही चीज़ें आ रही थी जो मेंडल ने अपनी सारी कहानी में लिख भी दिया था। बट जैसे ही आप और भी अदर वेराइटीज़ में गए, जैसे कि और भी प्लांट में जिसके फ्लावर में आपने चेक किया कोई डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट लिया, जैसे कि इन्होंने, मेंडल ने तो फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट ऐसे करके क्रॉस कराया था, डोमिनेंट रेसेसिव ऐसे आया करता था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर पे लिया, जैसे कि जिसका नाम है स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर कह लो उसको, है ना, स्नैपड्रैगन या मैं कह दूं डॉग फ्लावर। कौन सी स्पीशीज के हैं ये, एंटीराइनम स्पीशीज के ये हुआ करते हैं। इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा एक और एग्जांपल याद करना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, हम आगे देखेंगे, स्टार्च ग्रेन की साइज के ऊपर किया गया था। स्टार्च ग्रेन की साइज पर देखा गया था। पहला तो अभी हम ये उठाएंगे, ये समझेंगे। स्टार्च ग्रेन साइज मतलब सेल, अच्छा याद करो, सेल में हम बहुत सारे कंपोनेंट पढ़ते हैं, न्यूक्लियस और बहुत सारे, उसी में हम पढ़ते हैं कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। और मान लो जो ग्रेन्यूल्स स्टार्च को स्टोर कर रहे हैं, तो मैं स्टार्च को स्टोर करने वाले उस ग्रेन्यूल्स को क्या बोलूँगा, स्टार्च ग्रेन्यूल्स बोलूँगा। तो यहाँ वही बात करी गई थी स्टार्च ग्रेन के साइज़ की, मतलब उस ग्रेन्यूल्स के साइज़ की। अगर वो ग्रेन्यूल का साइज़ लार्ज है या फिर उस ग्रेन्यूल्स का साइज़ एकदम छोटा छोटा है, इस बेसिस पे हमने डोमिनेंट रेसेसिव लिया था, वो हम अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे बात करूँ स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने क्या किया, पहला ये ले रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एक रेड फ्लावर लिया और साथ में क्या लिया, वाइट फ्लावर लिया। रेड फ्लावर को क्या समझा, डोमिनेंट, और वाइट फ्लावर को क्या लिया, रेसेसिव लिया, और उसका F1 जनरेशन बनाने के लिए क्रॉस कराया। तो रेड को मैं ऐसे ही बना दूं, चलो इसी से बना दे रहा हूं। तो इन्होंने क्या लिया, रेड फ्लावर लिया, कैपिटल R है ना, डोमिनेंट के लिए। रेड फ्लावर क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट लिया, इसको फिर इन्होंने क्रॉस कराया किससे, वाइट फ्लावर से क्रॉस कराया। इसको समझ लो ये क्या है, वाइट फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, जिसको स्मॉल आर लिया। अब वाइट बना तो नहीं सकता, उसी तरह यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बनाना मुश्किल है। ऐसे समझो जब इन्होंने गैमीट्स बनाए होंगे, ये हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, ये एक तरह के गैमीट्स बनाया करेगा, ये भी एक तरह के, और ये कहीं ना कहीं कंबाइन हुआ करेंगे और आएगा F1 जनरेशन। यहाँ पर जो F1 जनरेशन आया वो कोई डोमिनेंट नहीं था, ना ही वो कोई रेसेसिव था, वो इन दोनों के बीच में का था कुछ। मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा पिंक कलर से बनाना चाहूँ, पिंक तो बना नहीं सकता बट चलो समझ जाना आप कि पिंक है, मैं लिख दूंगा नाम। यहाँ पर जो फ्लावर आया उसका कलर सिर्फ ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लगता है कि जो मेंडल ने बात करी थी ब्लेंडिंग वाली कि मिक्स फैक्टर नहीं आया करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ मिक्स वाला ही आया है। मतलब कि ना तो ये लाल है ना तो ये सफ़ेद है,
ऐसा लगता है ये कोई दूसरा कलर है। पिंक फ्लावर आए थे, पिंक फ्लावर आए थे, मतलब कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो आया ये पिंक कलर का फ्लावर आया था। कहाँ पर? ये आया था F1 जनरेशन में। तो ये बात यहाँ से क्लैरिफाई होती है कि F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता, मतलब कि उनसे मिलता जुलता नहीं है। डज नॉट रिजेंबल्स आइदर ऑफ द पेरेंट्स। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पूछा जा सकता है कि कौन सा, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन सा ऐसा था जिसमें F1 जनरेशन जो प्रोजनी आती थी वो किसी भी पेरेंट से मिलती जुलती नहीं थी। वो आप बोलोगे क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर हमें भी पता है इसकी सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। सेल्फिंग कराने का एकमात्र हम एक बात जानते हैं, सेल्फिंग मतलब याद करो जहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग कराते थे और ये 2 तरीके के गैमेट्स बनाता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल वाले भी फीमेल वाले भी। फिर इसको एक डब्बे में रख दिया करते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब बात याद है। यही कहानी यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो अगर F1 जनरेशन वाली बात वहाँ की भी याद है, तो अगर मैं इसकी सेल्फिंग कराऊँ तो मैं बॉक्स बना दूँ। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप सिंपली ये चीज़ मुझे बता दोगे कि एक तरफ मैंने लिया मेल गैमेट, एक तरफ फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर पॉसिबल जीनोटाइप बनाओगे तो निकल कर क्या आएगा? रेड, पिंक, पिंक और वाइट। रेड आ रहा है, पिंक आ रहा है, पिंक आ रहा है और वाइट आ रहा है। कहने का मतलब है, जब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ज़रा ये बताओ कि फिनोटिपिक रेशियो क्या है, या फिर मैं बोलूँ फिनोटाइप क्या है, तो आप बोलोगे 3 तरीके का फिनोटाइप है, एक लाल, एक सफ़ेद और एक पिंक। फिनोटिपिक रेशियो आप कैसे निकालोगे? यही तो, रेड भी आ रहा है कुछ, पिंक भी आ रहा था कुछ, और साथ ही साथ कुछ वाइट भी आ रहा था। तो इसका रेशियो निकालने बैठोगे तो रेड वाला 4 में से 1 आता है, पिंक वाला 4 में से 2 आ रहा था, वाइट वाला 4 में से 1। मतलब कि इसका फिनोटिपिक रेशियो मेंडल वाले फिनोटिपिक रेशियो के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जस्ट उल्टा आ रहा है। ऐसा लगता है ये तो जीनोटिपिक वाले से मिलता जुलता है जैसा मेंडल में आता था, मतलब कि 1:2:1 का आता था। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे याद रखना ये अलग सा आता है, स्टार मार्क कर दो, ये याद रखना। अच्छा मुझे ये बताओ जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या आएगा? जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? आप बोलोगे 3 तरीके के जीनोटाइप बन रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके अलावा तो कुछ गैमेट नहीं बन रहे हैं। और इसका भी कॉम्बिनेशन देखो तो ऐसा लगता है यही आ रहा है कि नहीं? और ये भी 1:2:1 का कॉम्बिनेशन आता है। और ये बड़ी गजब की बात है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो सेम होता होगा, तो आप आंसर दोगे क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा हमें नज़र आता है, ठीक है। तो ये बात आप एक बार देख लो। इसी का दूसरा वाला हम एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा? स्टार्च ग्रेन के साइज वाला देखते हैं। ये आप नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब कर देता हूँ। डन। देखो देखो रेशियो उसमें भी वही चीज आएगी, मैं खाली समझा दे रहा हूं कि होता क्या है। स्टार्च ग्रेन की साइज को बताने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल हुआ करेगा? बी फैक्टर कह लो या फिर बी जीन कह लो, एक ही बात है। फैक्टर तो मेंडल के हिसाब से हम बोल रहे हैं। समझ लो मैंने 2 प्लांट लिए,
एक में मैंने देखा सीड का शेप जो कि लिया राउंड, पी मटर के पौधे पे किया था ये पी प्लांट। इस पे मैंने देखा स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे, ठीक है, मतलब कि स्टार्च ग्रेन साइज लार्ज ले लिया, मतलब कि कैपिटल बी ले लिया। उसी को मैंने क्रॉस कराया किससे, ग्रेन का साइज जहाँ पर स्मॉल रहा करता था, मतलब कि रिंकल्ड तो सीड होगा क्योंकि रेसेसिव हमने लिया, और स्टार्च ग्रेन का साइज एकदम छोटा छोटा, स्मॉल बी। अब जब इनको क्रॉस कराया तो डायरेक्टली बना दूँ, F1 जनरेशन में क्या आया करेगा, यहाँ पर जो निकल कर आया प्लांट, उसमें मैंने देखा कि जो सीड वो स्टार्च ग्रेन का साइज था वो ऐसा लगता है कुछ मीडियम साइज में आया, ना इतना बड़ा था ना इतना छोटा था, मीडियम साइज का आया। मतलब कि ये जो ग्रेन साइज मुझे दिखा ये मीडियम दिखाई दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला मुझे मीडियम दिखाई दिया, मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है। बट पता है किस कंडीशन में, अगर मैं इसी बी फैक्टर की बात करूं, अगर मैं इसी बी फैक्टर को, इस बी फैक्टर को अगर मैं कंसिडर करूं कि मुझे ये बताओ कि अच्छा शेप क्या है, तो आप बोलोगे शेप तो गोल मटोली है, मतलब शेप के हिसाब से तो डोमिनेंस वाला शो कर रहा है। अगर आपसे बोलूं इसका शेप के बात कर रहा हूं, शेप की, तो शेप के हिसाब से आप क्या बोलोगे, इसका आकार कैसा है, डोमिनेंट वाला, मतलब ऐसा लगता है कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है। लेकिन जब मैं बात करूं ग्रेन के साइज की, मतलब कि ग्रेन साइज की बात करूं कि ग्रेन का साइज अंदर क्या है, तो आप बोलोगे ये तो मीडियम आ रहा था, मतलब कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो ये सवाल आपसे पूछेगा, कंफ्यूज करेगा कि शेप दे दूं तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे तब वो लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है। बट अगर बोलो स्टार्च ग्रेन का साइज जो अंदर से वो क्या है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, मतलब ना कि वो लार्ज है ना कि वो स्मॉल है, वो क्या है, मीडियम है। अच्छा इसके जीनोटाइप बना लोगे ना, अगर मैं इसकी सेल्फिंग कर दूं तो उन्हीं की तरह होगा, ऐसे डब्बा बना लोगे, सिंपल है। इसमें भी जीनोटाइप वैसे ही, एक तरफ मेल फीमेल, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, लार्ज ग्रेन साइज मतलब कि कैपिटल बी, एक तरफ आएगा थोड़े से मीडियम वाले ग्रेन साइज, कैपिटल बी स्मॉल बी, सीड राउंड ही है बस मीडियम साइज होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक आएगा रिंकल्ड सीड और एकदम मिनिमम वाली साइज, ठीक है। ये तो बना लोगे आप, है ना। ये केस किसका था, स्टार्च ग्रेन के साइज का, ठीक। यहीं पे एक और छोटी सी बात लिखी है कि आखिरकार आप ये डोमिनेंस वर्ड जो यूज़ कर रहे हो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, आप डोमिनेंस वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हो बार बार। तो अगर आप ऊपर से देखो, मोटा मोटा एक चीज़ समझने की कोशिश करो, तो आप अमीर ऐसे समझ लो, डोमिनेंस मतलब अमीर। आप अमीर कब बोलोगे, जब किसी से कंपेयर करोगे, मतलब जब सामने वाला गरीब होगा तभी तो आप बोलोगे ये अमीर है, वरना आप कैसे बताओगे कि वो अमीर है। मतलब कि ट्रेट किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि उसके साथ वाला ट्रेट किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, उसके बेस पर डिसाइड होगा कि उसके साथ वाला क्या है, डोमिनेंट है या रेसेसिव है। मतलब कि अगर मैंने दो कोई भी चीज़ ली है, कोई एक बड़ी साइज़ ली, कोई एक छोटी साइज़ ली, तब मैंने क्या बोला कि ये जो छोटी साइज़ वाला है ऐसा लगता है ये अपना ट्रेड पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाया और छोटा रह गया, तब मैं बोल रहा हूँ इसके बाजू वाला डोमिनेंट है। वरना मैं इन दोनों के कंपैरिजन अगर ना करूँ तो मैं इसको डोमिनेंट बोल ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, क्या, डोमिनेंस का, कि डोमिनेंस हम बोल क्यों रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ, ठीक है, आ जाओ।
कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस आओ थोड़ा बता देता हूँ, कुछ कुछ आइडिया आ गया होगा बोलना क्या चाह रहा हूँ, है ना। कि जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे, ये वही बात हो गई, आप पढ़ाकू कब बोलोगे किसी को, जब आप किसी से कंपेयर कर रहे होगे कि हाँ भाई लोग नहीं पढ़ते हैं, उसके कंपैरिजन में ये पढ़ाकू है, वरना आप थोड़ी बोलोगे कि वो पढ़ाकू है। मतलब कि डोमिनेंस वर्ड आप तभी यूज़ करोगे जब आप कोई रेसेसिव कैरेक्टर लोगे जो कैरेक्टर एक्सप्रेस ना कर रहा हो, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये सिंपली किस चीज़ पर बेस्ड है पता है। जैसे ट्रेट्स होते थे, मतलब कि जो भी उसके लक्षण होते थे किसी भी कैरेक्टर के, वो लक्षण पूरी तरह से, वो ट्रेट पूरी तरह से एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, अपना असर दिखा पा रहे हैं या नहीं, बस इसके बेस पर हम डिसाइड करते थे कि वो रेसेसिव है या डोमिनेंट है। अगर वो असर दिखा पा रहा है पूरी तरीके से, मतलब कि वो डोमिनेंस है। अगर वो असर नहीं दिखा पा रहा है पूरी तरीके से, तो हम उसको कंपैरिजन करके बोल देते थे कि हाँ भाई ये रेसेसिव है, क्योंकि ये वाला अपना पूरा इफेक्ट दिखा रहा है, ये नहीं दिखा पा रहा है, तो ये रेसेसिव है इसके कंपैरिजन में, तब ये डोमिनेंट होता था। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। मतलब कि मैं बात करूं तो किस चीज़ पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन इफेक्ट कह लो या फिर एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट का एक्सप्रेशन कैसा होगा, बस इसके ऊपर है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मतलब कि अगर मैं लूँ, एक आप ले लो अनमॉडिफाइड जीन आप ले लो। अनमॉडिफाइड जीन मतलब जिस जीन में कोई छेड़छाड़ ना हुई हो, कोई म्यूटेशन ना हुआ हो, ठीक है, नो म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे भी, या अगर आपको पहले पता भी होगा। म्यूटेशन सिंपली क्या है, किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर, किसी भी कारण से अगर आपके डीएनए के किसी भी सीक्वेंस में, मान लो ABCD ऐसे कुछ है, किसी भी सीक्वेंस में कोई छेड़छाड़ हो जाती है। ये मान लो किसी सीक्वेंस में था, मान लो हुआ क्या, यहाँ पे एक लेटर का कुछ सीक्वेंस चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया F, कोई भी सीक्वेंस चेंज हुआ, ये एक तरह का म्यूटेशन होता है जो काफ़ी माइनर म्यूटेशन होता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा सीक्वेंस ही बदल गया, कुछ भी ZENPF कुछ भी हो गया, मतलब पूरा सीक्वेंस ही बदल गया, तो ऐसा लगता है ये अपना काम तो करेगा लेकिन कोई दूसरा ही काम कर देगा। मान लो ऐसा कुछ था, ये राम नाम का कोई जीन था जो किसी पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम बना रहा था, जो कि इस तरीके वाले से ही कुछ ना कुछ असर दिखाएगा। अब ये अगर बदल गया, कुछ और आ गया, तो ये कोई और काम करेगा, वो इस एंजाइम के लिए वर्क नहीं करेगा, कुछ ऐसा। मतलब एंजाइम के फंक्शन के बेस पे कुछ ना कुछ काम हो रहा था। मतलब कहने का ये है, ये आप सेल चैप्टर में भी पढ़े होंगे कि जो भी डीएनए होता है, ये पहले क्या करेगा, उसके बाद एमआरएनए बनाया करता था ट्रांसलेशन करके, और वो एमआरएनए जो कोड हुआ करता था वो राइबोसोम पर जाता था और उसके बाद प्रोटीन बनाता था, या वो एंजाइम बना दे, ठीक है। और वो एंजाइम जाकर फिर इफेक्ट दिखाता था। मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो फूड जो है अपना, मान लो कार्बोहाइड्रेट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर एमाइलेज आना चाहिए, और मान लो बन रहा है कोई और, मान लो कार्बोनिक एनहाइड्रेस या कोई भी एंजाइम बन रहा है, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा? नहीं पचाएगा। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट पर इफेक्ट दिखाने के लिए, असर दिखाने के लिए प्रॉपर कौन सा एंजाइम चाहिए जो उसके लिए बना था, जो उसके सीक्वेंस का बना था। तो आप बोलोगे क्या है कि वो प्रॉपर इफेक्ट दिखा रहा है, वो नॉर्मल एंजाइम है। बट अगर उसी का सीक्वेंस बदल दूं, कुछ और कर दूं, तो वो कोई और एंजाइम बनाएगा, और वो एंजाइम इस कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या हो जाएगा? नॉन फंक्शनल एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा म्यूटेशन कर सकता है। कभी कभार म्यूटेशन ऐसा भी करता है कि पूरे जीन को ही खराब कर दे, जिसके वजह से कोई एंजाइम ही ना बन पाए। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं म्यूटेशन के। मैं बात कर रहा हूँ कोई म्यूटेशन ना हो तो क्या होगा।
कोई म्यूटेशन ना हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये डीएनए था, इसमें कोई जीन रहा होगा, जीन के ये एलील्स थे, ये कहीं ना कहीं एमआरएनए बनाया करेंगे और चुपचाप अपना नॉर्मल सा प्रोटीन या एंजाइम बनाया करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। बट अगर मैं यहीं पर बोलूं कि मॉडिफाइड जीन हो गई है, मॉडिफाइड जीन हो गई है मतलब कि म्यूटेशन हो चुका है, तो म्यूटेशन हो गया तो मैंने 2-3 कारण बताए कि क्या क्या हो सकता है। पहला कारण कि कोई सिंपल सा म्यूटेशन हुआ हो, ज़्यादा कोई गड़बड़ ना आई हो, मतलब कोई खास चेंज ना हुआ हो, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि एमआरएनए से एंजाइम प्रोटीन बनेगा तो, बट हो सकता है उतना एफिशिएंट ना हो, लेस एफिशिएंट हो सकता है, लेस एफिशिएंट एंजाइम हो सकता है, या फिर वो नॉर्मल की तरह भी बिहेव कर सकता है। बट अगर उसका पूरा सीक्वेंस ही बदल जाए, यहाँ पर कोई जीन था, मान लो उसका सीक्वेंस बदल गया, कोई और तरीके का हो गया, और ये एमआरएनए बनाए बट जो एंजाइम बने वो दूसरे तरीके का बने और वो प्रॉपर फंक्शन उस पर नहीं करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बन सकता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बन सकता है। बट एक और केस लूँ जिसमें जीन ही डैमेज हो गया म्यूटेशन की वजह से, तो ना तो यहाँ एमआरएनए बनेगा ना तो यहाँ एंजाइम बनेगा। तो इन दोनों कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ना कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, नो इफ़ेक्ट, या कह लो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, या कह लो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तब हम जाकर क्या बोलते हैं कि वो रेसेसिव है। रेसेसिव बोला इसका मतलब अगला जो इफेक्ट दिखा रहा है वो ऑटोमेटिक डोमिनेंट हो गया, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डोमिनेंट का। यही है जब हमें पता चलता है कि कोई अपना असर नहीं दिखा पा रहा है, कोई दिखा ले जा रहा है, तो जो असर दिखा रहा है उसको मैंने डोमिनेंट बोल दिया। यही मेंडल बोला करते थे, ठीक है, ये बात समझ आ जाएगी। यही एनसीईआरटी ने बीच में उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। देन थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, ये नोट डाउन कर लो, बता देता हूँ। चले देखो, को डोमिनेंस की कहानी आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। को डोमिनेंस वर्ड ही कुछ कुछ बता रहा है। को मतलब साथ साथ, डोमिनेंस मतलब ऐसा लगता है कि दोनों साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब दोनों अपना प्रॉपर वर्क दिखा रहे हैं, मतलब कि साथ में डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से ऐसा कोई नहीं है जो अपना कम असर दिखा पा रहा हो। अगर दोनों असर दिखा पा रहे हैं मतलब कि क्या है, वो को डोमिनेंस का केस है। जैसे देखो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस हम देखने वाले हैं जब दोनों एलील्स अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे कहाँ पर, याद रखना, ये हम देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग में। ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, इसमें हम देखेंगे कौन सा जीन होता था, आई जीन रिस्पॉन्सिबल हुआ करेगा किसके लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ये हम कॉन्सेप्ट कहाँ पर पढ़ेंगे, को डोमिनेंस में। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट सी ध्यान रखना, वो क्या है कि यहाँ पर जो F1 जनरेशन आया करेगी, F1 जनरेशन का जो F1 जनरेशन जो हुआ करेगी, जो प्रोजनी होगी, वो दो के दोनों पेरेंट को क्या करेगी, रिजेंबल करेगी, दोनों ही पेरेंट को दिखाएगी, ठीक है, रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, ठीक है, मतलब दोनों की प्रेजेंस को दिखा रही है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों ही पेरेंट्स रिजेंबल हो रहे थे, दोनों ही पेरेंट्स का डोमिनेंसी शो हो रहा था, वो था क्या, को डोमिनेंस। फिर पूछेगा ये बताओ किन में दोनों पेरेंट्स का कोई भी रिजेंबलेंस नहीं था, वो था कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर आपसे पूछेगा कि दोनों में से कोई एक पेरेंटल ही अपना डोमिनेंस दिखा पा रहा था, वो कौन सा था,
याद करो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहा है वो, तीनों बात याद रहेगी। अब देखना यहाँ पे आई जीन की बात कर रहा हूँ, इसके नॉर्मली जब एक जीन के काफ़ी एलील्स हो, हम अभी इसके एलील्स पढ़ेंगे, मतलब कि इसका असर कितने तरीके से होता है ये हम जानते हैं। आरबीसी होता है हमारे ब्लड में, आरबीसी होता है, ठीक है। और इस आरबीसी के टकले पर अगर कोई एंटीजन ऐसे है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ए टाइप की शुगर ऐसे बना दिया, ये जो है ये क्या है, शुगर है, मान लो ए टाइप की शुगर है बनी है, तो इसी को ब्लड ग्रुप को क्या बोला करेंगे, ब्लड ग्रुप ए है। और अगर मान लो ए की जगह बी टाइप की आ गई है तो आप इसी को क्या बोलोगे, ब्लड ग्रुप ऐसा लगता है बी है। और अगर ऐसा मान लो, अभी हम कंडीशन देखेंगे, इसकी जगह दोनों ही आ गए, ए भी आ गया बी भी आ गया, तो आप ब्लड ग्रुप क्या बोलोगे, ए बी है। और अगर मान लो कुछ ऐसी छेड़छाड़ गड़बड़ हो गई और ये शुगर बन ही नहीं पाया, मतलब ना वो एंजाइम बना, ना उसका कुछ असर बना, ना ही इसके ऊपर किसी तरह का कुछ इफेक्ट दिखा, मतलब कोई शुगर ही नहीं बनी, इसका सर पूरी तरह खाली है, ऐसे को हम बोलते थे ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ बोला करेंगे। अभी हम देखेंगे आगे क्यों बोला करते थे, इफेक्ट हम देखेंगे। आ जाओ, क्या कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया क्या बोल रहा हूँ। एक तो केस में क्या ले रहा हूँ, केस 1 जब नॉर्मल कंडीशन हो, ये मान लो कोई सेल रही होगी, ठीक है, ये रहे जीन, डीएनए मतलब यहाँ पर था कुछ जीन, आई जीन है यहाँ पे, और ये आई जीन के ऊपर मान लो कौन सा वाला एलील है, ए वाला एलील है, जो यहाँ पर भी है और ऐसा लगता है यहाँ पर भी सेम बन रहा है, अभी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब बराबर है। यहाँ से ये क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से ये जाएगा ऐसे राइबोसोम के ऊपर, ऐसे राइबोसोम के ऊपर, और ऐसे लगता है कुछ प्रोटीन वोटीन बनाएगा, ये भी वही कहानी करेगा, है ना, ये भी ऐसे राइबोसोम के ऊपर जाएगा और ये भी वही कहानी करेगा। और ये समझ आता है कि आरबीसी के सरफेस पर ये दोनों अपनी अपनी कोई ना कोई शुगर बना देंगे। ऐसा मान लो ए टाइप की शुगर इन्होंने बना दी, चाहे वो ए टाइप की हो, या यहाँ से एक कंडीशन हो सकती है आई जीन कौन सा एलील है, बी वाला, तो बी टाइप की बन सकती है। तो ये लगता है आई ए बना दे रहा है, मतलब कि ब्लड ग्रुप आप इसको बोल सकते हो ए वाला बन रहा है। अभी कॉम्बिनेशन हम देख लेंगे, ये वाला हो सकता है, या फिर मान लो सब सही सही चल रहा था, ठीक है, और कुछ ऐसा हुआ, मान लो ये तो था आई ए वाला जीन, कुछ ऐसा हल्का सा चेंजेस आया जिसके वजह से ऐसा लगता है यहाँ पर इसी के जैसी कोई दूसरी तरह की क्या बनने लगी, जीन बनने लगी, मतलब कि एलील बनने लगी, जिसको मैं बोल रहा हूँ बी टाइप वाली। मतलब कि ये भी अपना इफेक्ट उसी तरीके से दिखा रहा था, वैसे ही बना दे रहा हूँ, और ये वाला भी एमआरएनए बनाना और अपना इफेक्ट दिखाना। इन दोनों का इफेक्ट देखो आरबीसी पर, ऐसा लगता है ए वाला भी अपना इफेक्ट दिखा रहा था, ए वाला भी, साथ ही साथ बी वाला भी अपने टाइप की शुगर बना ले जा रहा था, बी वाला भी, मतलब दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे आरबीसी के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है जब थोड़ा बहुत बदलाव हो और दूसरे टाइप का शुगर बन जाए, दूसरे टाइप का ये शुगर बन जाए। ये क्या है, ए टाइप शुगर, ए टाइप शुगर। यहाँ पर क्या है, बी टाइप शुगर है, और साथ ही साथ ए टाइप की भी शुगर है। मतलब मुझे ये बात समझ आती है कि ए और बी दोनों हैं, इसको मैं बोला करूँगा ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, मान लो कोई ऐसी छेड़छाड़ हुई, ठीक है, जिससे क्या हो गया, जीन में कुछ ऐसा चेंजेस आ गया कि वो किसी भी तरह का शुगर ही नहीं बना पा रहा है। या फिर मान लो एक तो सही सलामत है, दूसरे में गड़बड़ हो गई, ये तो अपना सारा काम करेगा, ए टाइप का बना देगा, टनाटन कर देगा। ये वाला मान लो क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कोई खराबी हो गई,
तो ये किसी भी तरह का कुछ बनाएगा ही नहीं। तो आरबीसी के टकले पर ऐसा लगता है ए वाला तो आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा। ये दूसरा वाला ना आना ही हम क्या बोला करते थे, जीन के ऊपर कोई भी शुगर ना बनना, उसको ओ से एक्सप्रेस कर देते थे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोला करते थे, IA/IO, या इसी को कह लो रेसेसिव वाला, स्मॉल आई से भी लिख सकते हो। और अगर मान लो ऐसा हुआ म्यूटेशन के वजह से ज़्यादा गड़बड़ हो गई और ये जीन ही खराब हो गई, और जीन खराब हुई तो ऐसा लगता है कि जो शुगर बनाया करता था जीन, यहाँ पर कोई भी शुगर नहीं बनेगी और आरबीसी एकदम नंगा पुंगा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर IO हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को O टाइप का ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो यही चीज़ें हमें देखनी थी। ये तो कुछ कॉम्बिनेशन बता रहा था क्या क्या हो सकता है। आओ ज़रा देख लेते हैं जीनोटाइप्स क्या हुआ करेंगे। इसको एक बार रब कर देता हूँ। डन है। देखना, अगर मैं इसको हटाऊं, ऊपर का भी लिख लेना। ABO ब्लड ग्रुपिंग वाला ही था ना, ABO ब्लड ग्रुपिंग। यहाँ पर देखो कहानी क्या है। यहाँ पर कहानी ये है कि जो डोमिनेंस शो कर रहा था वो A वाला भी करता है, B वाला भी करता है। किसके सामने? O के सामने। जब O एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, या फिर समझ लो O है ही नहीं, तो ऐसा नज़र आता है कि ये दोनों डोमिनेंस हैं। ठीक है, मतलब कि ये दोनों साथ में अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, पूरा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अगर ये नहीं दे पाता एक्सप्रेशन, B वाला कम रह जाता, तो हम कह सकते थे कि A डोमिनेंट है, B रेसेसिव है। बट दोनों ही अपनी अलग अलग शुगर बना दे रहे हैं, मतलब कि दोनों साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये को डोमिनेंस का खेल हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं बोलूँ ब्लड ग्रुप्स, अगर मैं बात करूँ कि मुझे बताओ कि ब्लड ग्रुप A कैसा बन रहा होगा। ब्लड ग्रुप A बनने की पॉसिबिलिटी यही तो थी, दोनों तरफ IA हो तो ब्लड ग्रुप A बनेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड ग्रुप IA तो हो एक, बट दूसरे तरफ IO हो जाए, तो भी कौन सा एक्सप्रेस करता दिखेगा? ऐसा लगता है A वाला ही होगा। या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, IO की जगह स्मॉल आई लिख दो, एक ही बात है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं बात करूं ब्लड ग्रुप B की, वही सेम कहानी। अगर I के ऊपर B आ जाए, इधर भी B आ जाए, या फिर I के ऊपर B आ जाए और I के दूसरे ऊपर कुछ ना आए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। सॉरी, ये IA और स्मॉल आई है ना, IB स्मॉल आई, ये दोनों बात एक ही है। तीसरी बात, अगर मुझे बताओ दो के दोनों एक्सप्रेस कर जाएं, कि मतलब ब्लड ग्रुप AB कब आएगा? जब I जीन के दोनों एलील पर अलग अलग शुगर आ जाए, A भी आ जाए, B भी आ जाए, इसका एक ही कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, मतलब कि IB तभी एक्सप्रेस करेगा, ये सिंगल वाला। एक ये बन सकता है। फिर आपसे पूछूं, मुझे बताओ ब्लड ग्रुप O कब बनेगा? जब I के ऊपर कोई भी एलील एक्सप्रेस ना करे, या फिर आप कह लो स्मॉल आई, तब क्या है? आपका ब्लड ग्रुप O है। ये चार तरीके के ऐसा लगता है ब्लड ग्रुप बन रहे हैं जो नज़र आ जाएंगे मुझे, मतलब कि फिनोटाइप चार तरीके का है। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीनोटाइप बताओ, कितने जीनोटाइप इसमें पॉसिबल है? तो एक फॉर्मूला सिंपल लगाने है, या तो गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6। गिनना चाहो तो फॉर्मूला एक ये लगा सकते हो, n/2 n+1, ये फॉर्मूला लगा देना। n क्या है? n है नंबर ऑफ एलील्स, कि कितने एलील्स हैं इनके पास। I जीन के पास 3 एलील्स थे, ठीक है, वो तीनों एलील्स लिख लो यहाँ पे। अगर मैं 3 लिख दूँ तो 3/2
3 + 1 4 हुआ, 3/2 × 4, 2 से ये गया, आंसर आया 6। ठीक है, ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा देखो, अगर दोनों को एक साथ समझना चाहो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हुआ करता था और को डोमिनेंस क्या हुआ करता था, तो सिंपली एक बात ऐसे ही जान लो कि ये समझ लो कि कोई भी ब्लैक कलर का डॉग था, ब्लैक डॉग था, उसका मैंने क्रॉस कराया वाइट बिच के साथ। ठीक है, सफ़ेद कलर की बिच के साथ कराया, और जो यहाँ से प्रोजनी आई ऐसा लगता है वो ग्रे कलर के पपी आए। मतलब कि ना तो वो ब्लैक थे ना तो वो वाइट थे, तो ये किसको शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। को डोमिनेंस क्या होता है, ऐसा समझ लो कोई बुल था जो ब्लैक कलर का था, ब्लैक बुल था, और वाइट कलर की काऊ थी, और इनका मैंने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद ऐसे समझ लो जो प्रोजनी आई, ऐसे ही हेड बना दो, समझ जाओगे। देखो सही से नहीं बन पाएगी, आप अपने एंड से बना लेना, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ऐसे समझ लो कोई काऊ बनी, अब इसके ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की स्किन दिखाई दी, मतलब कि ब्लैक भी थे और बाकी की बॉडी ऐसा लगता है वाइट भी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे ब्लैक भी होगा। ब्लैक और वाइट दोनों ही कलर पूरी तरह से शो हो रहे थे, तो समझ आ रहा था कि ये ब्लैक वाला कहीं ना कहीं इससे आया होगा और वाइट कलर का रंग यहाँ से आया होगा। मतलब कि दो के दोनों ट्रेट पूरी तरह से चमक रहे थे, दो के दोनों डोमिनेंट शो कर रहे थे, मतलब वो क्या है, को डोमिनेंट शो कर रहा था। और ये ग्रे कलर ऐसा लग रहा था इन दोनों का मिक्सचर है, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इनमें से आया है कि इनमें से आ रहा है। वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था और ये को डोमिनेंस था। याद हो जाएगा, तो ये एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम मिलते हैं और आगे की सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके कि आगे के टॉपिक, जैसे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो आप क्वेश्चंस थोड़े लगाते रहना, एंड जो भी दिक्कत आए आप एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख लेना, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस आउट ना होने पाए। ठीक है, सवाल यहाँ से अच्छे बनते हैं, तो घुमा सकता है आपको कि प्योर लाइन डोमिनेंट लिया, फिर प्योर लाइन रेसेसिव लिया, तो F1 क्या आया, इस तरीके से आएगा। तो अच्छे से इसको देख लेना और समझ के उसके बाद क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना, ईजिली बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू सो मच।